हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? देखो, मैं बताया था कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे कोई ऐसा लिख दे कि R बराबर K A के पावर A, है ना। तो R बराबर K A के पावर A मतलब इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसके ऊपर पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। और ऐसा तब होगा जब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ऐसा तब होगा जब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो तब जाकर पावर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कभी कभी ऐसे भी डिफाइन किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कि केमिकल रिएक्शन इन विच rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant is called first order reaction, है ना। क्या बोल रहा है मेरे भाई कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हुआ। देखिए, पूरा केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली रूप से फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है। बहुत लंबा चौड़ा है और हम लोग इसको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। और भी ऑर्डर पढ़ने हैं, 0, सेकेंड, थर्ड, nth, हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः यही पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या कह रहा है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलो, तो अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर A इंटू ए। मतलब अगर कहीं पे ऐसा दिया रहे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन है, और बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। मतलब कहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का बीच का अगर ग्राफ दिया हो, अगर कहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का बीच का अगर ग्राफ दिया हो, अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, हम क्या समझेंगे? वो रिएक्शन हमारा किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पहला बात तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन बेसिकली आना चाहिए। जब आप डेफिनेशन लिख लेते हो, है ना, तो कहीं ऐसा पूछ देता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलो, इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। इसको लिख लो आप लोग। तो क्या बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो,
वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो कहीं कहीं पे क्या होगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर गिवन भी होगा, लेकिन कहीं पे आपको फर्स्ट ऑर्डर गिवन नहीं रहे, है ना। तो आपको मैं बताता हूं कुछ तरीका। अगर मैं बात करूं तो अगर कहीं पे अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर गिवन नहीं हो तो मैं कुछ तरीका बताता हूं कि कैसे हम लोग आगे पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटेल से। लेकिन अभी मैं बताता हूं फर्स्ट ऑर्डर का कुछ तरीका कि हम फर्स्ट ऑर्डर को कैसे पहचान सकते हैं। पहला तो रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दूसरा, अगर कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर न लिखकर अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया होगा तो हम कहीं कहीं पे रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी हम लोग हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो देखो, तो अगर यहाँ पे अगर मैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे। तो आपको अगर कहीं भी अगर रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट चाहिए तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ बोलता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का अगर रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट चाहिए, तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का अगर रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट चाहिए तो सबसे पहला काम हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का अगर रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट चाहिए तो पहला काम आप क्या करोगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या हो जाएगा, r बराबर k a की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 होना चाहिए। तो आप k बराबर क्या लिख सकते हो, r अपॉन a। r क्या है, तो a रेट ऑफ रिएक्शन है और a क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मींस क्या होता है, मोलैरिटी। बोलो, ये रेट है, तो रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन ए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी से मोलैरिटी गया, क्या बचा, 1 बाई टाइम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स। ठीक है, तो अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स, देखो अभी तक अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन बनाते थे जब देखते होंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहता था और वहां पे रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया रहता था, हम एक शब्द नहीं बोलते थे। तो आपको क्या लगता होगा कि सर शायद रेट कांस्टेंट का यूनिट बोलना भूल जा रहे हैं। भाई मेरे, मैं बहुत ही मैच्योर्ड आदमी हूं और बिना जरूरत का मैं बातें करता नहीं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे आगे डिस्कस करना है। बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनके मन में चलने लगता है सर रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ, सर बोल क्यों नहीं रहे हैं। इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहां मुझे पता नहीं था। अब हम लोग खूब बात करेंगे। तो अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स हो, अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स हो, तो टाइम इनवर्स क्या हो सकता है, तो टाइम इनवर्स में मिनट इनवर्स हो सकता है, डेज इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स हो सकता है। मतलब कोई भी टाइम अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि रेट कांस्टेंट जो है मिनट इनवर्स में है, मतलब टाइम इनवर्स है, कहीं पे आवर इनवर्स में है, कहीं पे ईयर इनवर्स में है, कहीं पे सेकेंड इनवर्स में है। तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो टाइम इनवर्स होगा। और टाइम इनवर्स का मतलब क्या हुआ, मिनट इनवर्स हो सकता है, सेकेंड इनवर्स हो सकता है, डेज इनवर्स हो सकता है ना। अगर कहीं पे डेज इनवर्स रहता है तो समझेंगे कि सारा का सारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो अगर कहीं पे अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर दिया हुआ है तो हम इसको देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालोगे कैसे, पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो r बराबर k इनटू a, यहां से हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल लिए। चलो अब देखो तो भाई, अगर इसको लिख लेते हैं, हम आगे की अगर हम बात करते हैं, इसको लिख लो आप लोग।
अब देखो, एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है और आपसे क्या बोल दिया, यूनिट ऑफ आर्हेनियस कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन। देखो, आपने पढ़कर क्या गया, तो आपने पढ़कर गया रेट कांस्टेंट का यूनिट, है ना। लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट न लिखकर आपसे आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट आपसे पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर में आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट पता नहीं है, तो यूनिट किसका पता है, तो रेट कांस्टेंट का। तो क्या रेट कांस्टेंट से आर्हेनियस कांस्टेंट तक पहुंचा जा सकता है? क्या रेट कांस्टेंट से आर्हेनियस कांस्टेंट तक पहुंचा जा सकता है? तो बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो वो कैसे? हम लोग पढ़े कि K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। बोलो, K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। बोलो, ये एक्सपोनेंशियल आप लोग पढ़े हुए फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन में, ये जो एक्सपोनेंशियल होता है वो यूनिट लेस होता है, मतलब इसके यूनिट नहीं होते और इसके यूनिट 1 होते हैं। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल एक नंबर होता है और एक यूनिट लेस होता है। तो अगर ये यूनिट लेस हुआ तो K किसके बराबर, A के बराबर, मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट जो होगा वो रेट कांस्टेंट के यूनिट के इक्वल होगा। मतलब कि अगर ये रेट कांस्टेंट अगर सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है तो आर्हेनियस कांस्टेंट भी सेकंड इनवर्स होगा। अगर ये रेट कांस्टेंट अगर मिनट इनवर्स दिया हुआ है तो आर्हेनियस कांस्टेंट भी मिनट इनवर्स होगा। अगर ये रेट कांस्टेंट अगर डेज इनवर्स दिया हुआ है तो आर्हेनियस कांस्टेंट भी डेज इनवर्स होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये जो रेट कांस्टेंट के यूनिट होगा वो आर्हेनियस कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जान रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है। तो पहला बात क्या बोले कि जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, इतना आसान से नहीं, अभी हम सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन डिफाइन करने का 15 लाइन लिखवाने के बढ़िया मैं उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं लिखवाता कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है ना। दूसरा क्या बोलता, मैं लिखवाते जाता इतिहास की तरह, रेट कांस्टेंट टाइम इनवर्स आर्हेनियस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के यूनिट की इक्वल। तो ये सब समझना है बातों को, सब रटना नहीं है। तो पहला बात कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, रेट कांस्टेंट का यूनिट टाइम इनवर्स, है ना। फिर क्या बताया कि फर्स्ट ऑर्डर में जो आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट होगा वो रेट कांस्टेंट के यूनिट के इक्वल होगा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट, है ना बच्चों। इसको लिख लो आप लोग। अब देखो तो बच्चों, इसको जब आप लिख चुके हो तो देखो, पहला नंबर तो है कि आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लिखा रहे, है ना, अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लिखा रहे तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। हम कुछ एग्जांपल अभी और भी हम लोग को पढ़ना है, अभी हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पहला N2O5 N2O4 प्लस, मतलब अगर हम पहला एग्जांपल लिखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, है ना। अब देखिए, कभी इसमें दिक्कत कहां पे होता है, अगर ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है तब तो कोई मतलब, तब तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होता है ना।
तो अगर ऐसा रिएक्शन लिखा हो तो हर एक बच्चा बोल देता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर ऐसा रिएक्शन लिखा हो तो हर एक बच्चा बोलता है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, क्योंकि उसको क्या लगता है कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पावर वही जो बैलेंस इक्वेशन का कोएफिशिएंट। तो उनको लगता है कि ऑर्डर 1 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा दे दे 2N2O5 तो फिर कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, इसको ऐसे भी बोला जाता है NO2 प्लस है ना। तो अगर मान लेते हैं, चलो इसी को लिख लेते हैं 2NO2 प्लस हाफ, दोनों प्रोडक्ट बनता है। अगर कहीं पे इसी रिएक्शन को अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ऐसा लिखा हो तो फर्स्ट ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसी को जब ऐसा लिखा जाए, अगर अब पूछा जाए तो उनको रिएक्शन सेकंड ऑर्डर दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो गधों की कमी नहीं है इस दुनिया में, है ना। अरे भाई मेरे, इस कोएफिशिएंट से तुम्हारे ऑर्डर को कोई मतलब नहीं है। इस कोएफिशिएंट को देखकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो सेकंड ऑर्डर हो गया। ऐसा लिखा है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। अरे भैया, जब एलिमेंट्री होगा तब ना लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे। जब रिएक्शन एलिमेंट्री लिखा ही नहीं है तो कैसे तुम कह दोगे कि ये कोएफिशिएंट है भाई ऑर्डर होगा? कतई नहीं, कतई नहीं। कोएफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कोई मतलब नहीं है। अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। उसको मन करे तो ऐसे लिखे और मन करे तो ऐसे लिखे। अगर इसके मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो ये ऑलवेज 1 होंगे, क्योंकि जब तक रिएक्शन एलिमेंट्री लिखा नहीं हो तुम ये कह ही नहीं सकते हो कि जो हमारे रिएक्शन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। जब सारे रिएक्शन जब लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो ही करते तो फिर इतना लोचा करने का क्या था यार? पूरा रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन का ही खेल है, पूरा चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन का खेल है। तो अगर सारे रिएक्शन अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते, अगर सारे रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहे होते, तो अगर सारे रिएक्शन अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहे होते तो कोई लोचा ही नहीं था, है ना। हम लोग डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकले थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसको तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। चलो, तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा तो समझेंगे वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। चलो, कुछ और हम एग्जाम्पल लिखते हैं और भी हम बताएंगे। अभी तो कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पूरा अभी और हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे उस तरह से हम एग्जाम्पल आपको बताते जाएंगे, है ना। तो पहला क्या हो गया? N2O5 का डिकम्पोजिशन आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो अगर मैं H2O2 की अगर मैं बात करूं, है ना, देखो फिर वही वाला बात, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो रिएक्शन भर भर के फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो अब आपको क्या लगने लगेगा? रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है। क्यों भैया? रेजा पर कोएफिशिएंट 2 है, रेजा पे कोएफिशिएंट 1 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तब होता जब रिएक्शन इसके एलिमेंट्री होते। ऐसा तो यहाँ मेंशन नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। और जब तक रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो आप ये कह ही नहीं सकते हो
कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब रिएक्शन के रेट जो उसके ऑर्डर होंगे वो कॉफिशिएंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी अगर लिखेंगे तो R बराबर K H2O2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, और यहाँ भी लिखेंगे तो R बराबर K H2O2, मतलब दोनों जगह ऑर्डर कितने 1, और यहाँ भी ऑर्डर कितने 1। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे N2O5 का डिकम्पोजिशन पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन पूछे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोएफिशिएंट कोई मैटर नहीं करता है कि 1 है कि 2 है, अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन है तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होगा। लिखो इसको, लिखिए और भी एग्जांपल होते हैं, नाइट्रामाइड होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, है ना। तो इसका भी कहीं पे डिकम्पोजिशन रहे तो समझ जाना है कि वो भी फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है। और भी हम लोग कुछ आगे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। आगे एक और लिख देते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। उसके भी सब कंपाउंड आपको लिखने आता होगा, ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़े हैं। तो इसका भी अगर कहीं पे लिखा रहे कोएफिशिएंट 1 रहे 2 रहे, कोई मैटर नहीं करता, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर कहीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, वहां भी देखेंगे कोएफिशिएंट 1 रहे 2 रहे, कोई फर्क नहीं करता है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जांपल होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कहीं पे ऐसा है NH4NO2 N2 + 2H2, ठीक है। देखो तो अगर ऐसा रिएक्शन है तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन तो बोलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन अगर इसी को अगर ऐसा लिख दे तो उनके दिमाग में कुछ कुछ होने लगेंगे, और उनको ये क्या दिखने लगेगा, ये सेकंड ऑर्डर दिखने लगेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो ये मैटर ही नहीं करता है ना कि आपके कोएफिशिएंट 1 है 2 है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और कुछ और तरीके बताऊंगा ऑर्डर पहचानने का। पहला तो तरीका बताया रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा तरीका क्या बताया, तो दूसरा तरीका बताया क्या भाई, बता, दूसरा तरीका बताया, मुंह में देखेगा कि बताएगा, बोले सर क्लास में तो है ही नहीं, तो बताएंगे कैसे, तो कमेंट करके बता। दूसरा क्या बताया कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स है, तो अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर कहीं पे आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट भी अगर टाइम इनवर्स है, तो अगर आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट भी अगर टाइम इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। और मैंने फिर कुछ एग्जांपल लिखा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और भी हम लोग कुछ एग्जांपल देंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये सब देखो ऑर्डिनरी 11-12 की बुक में सब मिलेंगे नहीं, है ना। ये सब बहुत ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का जब आप नॉलेज पढ़ोगे तब आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ये सब एनसीईआरटी में बहुत नहीं मिलेंगे, 12th के बुक में सब नहीं मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंडर नॉलेज हम लोग पढ़ते हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है ना। तो हमने कुछ फर्स्ट ऑर्डर को जानने का प्रयास करा, ठीक है। चलिए और हम लोग कुछ पढ़ते हैं। अब देखो तो यार, अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। सोचो तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा है कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो
तो अगर रिएक्शन के रेट अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो रिएक्शन के रेट होंगे वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिपेंड करेगा, है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या पर है, रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कहीं पे कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसके जो रिएक्शन के रेट होंगे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा उसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्यों बदलेगा, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा। अब सोचो, से मान लेते हैं कि कोई ए से फर्स्ट ए कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, मान लेते हैं सपोज ए कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब सोचो, हम बताए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइम जीरो, तो टाइम जीरो का मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम पे मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करा है, ठीक है। तो टाइम जीरो का मतलब होता है वो टाइम एट विच रिएक्शन विल बी स्टार्ट, मतलब ऐसा टाइम जहां पे रिएक्शन को मैंने स्टार्ट करा है। तो उस टाइम पे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं ए रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए रहा होगा, उस टाइम पे क्या रहा होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए रहा होगा, ठीक है। और उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए रहा होगा, प्रोडक्ट तो रहा नहीं होगा। सोचो, बताए थे कि हम जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। जिस समय हम लोग रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। अब जैसे जैसे रिएक्शन कराना स्टार्ट किए, जैसे बताए थे कि मान लेते हैं कि आप मॉल गए मार्केटिंग करने के लिए, तो मॉल गए मार्केटिंग करने के लिए, जिसमें आप मॉल में गए हैं दैट टाइम यू हैव ओनली मनी, आपके पास सिर्फ क्या है, पैसा है, सामान नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब जिस समय आप मार्केटिंग, जिस समय आप रिएक्शन करना स्टार्ट किए हो, तो जिस समय आप रिएक्शन कराना स्टार्ट किए हो उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। फिर हम जैसे जैसे रिएक्शन कराना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट खर्च होगा और प्रोडक्ट बनेगा, और ये कितना खर्च होगा मुझे भी नहीं पता। तो मान लेते हैं कोई आदमी टाइम टी तक कुछ रिएक्शन कराया, तो मान लेते हैं कि टाइम टी पे कुछ खर्च हुआ होगा, मान लेते हैं एक्स खर्च हुआ होगा, तो वही ये बना होगा। तो टाइम टी पे क्या हो जाएगा, ये ए माइनस एक्स, और ये पहले तो था नहीं, अभी कितना हो गया, प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम जीरो एंड एट टाइम टी क्या सेम होंगे, अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम जीरो एंड रेट ऑफ रिएक्शन पहला क्वेश्चन एट टाइम टी, तो वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्या दोनों सेम होंगे, तो बोलेगा सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको भी लिखकर ऐसे ही कॉपी में काटना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां इक्वल का साइन लगा देता हूं और यहां काट देता हूं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम जीरो पे और रेट ऑफ रिएक्शन टाइम टी पे इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाइम बदलने से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदला होगा, टाइम बदलने से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदला होगा, और जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदला होगा तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन बदला है, तो जैसे जैसे टाइम के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन बदला है उसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टाइम, देखिए अब जिस टीचर को कम नॉलेज रहता है उसी में रेट ऑफ रिएक्शन को सब बताने लगता है, टाइम से, ए से, वॉल्यूम से। हम बारी बारी करके एक एक बार करके ऐसे समझा रहे हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो रेट होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइम हैविंग डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइम हैविंग डिफरेंट
rate of reaction, different time having different rate of reaction. अच्छा देखो तो भाई, अगर मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिनट पे और उसका रेट ऑफ रिएक्शन 20 मिनट पे, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिनट पे और उसका रेट ऑफ रिएक्शन 20 मिनट पे, क्या इक्वल होंगे? बताओ। बोलेगा नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 10 मिनट और रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 20 मिनट, क्या दोनों इक्वल होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदला होगा और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदला होगा। टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदला होगा और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदला होगा। बोलो, मतलब टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदला होगा और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदला होगा। मतलब टाइम 0 पे और टाइम t पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं होगा। टाइम 10 मिनट पे और टाइम 20 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं होगा। मतलब डिफरेंट टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। तो यहां से मुझे क्या आया कि अलग अलग टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। इसको लिखो तो। तो अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इसी क्वेश्चन का एट टाइम 0 तो बताए थे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन तो ही होगा R बराबर K इंटू A। तो मान लेते हैं कि 0 टाइम पे रिएक्शन का रेट R0 है ना। अच्छा बताओ तो, टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है ना। टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है। ठीक है, टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है। लेकिन क्या रेट कांस्टेंट बदला होगा क्या? मतलब जो रेट कांस्टेंट 0 टाइम पे रहे होंगे, मान लेते हैं K है, क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0। A नॉट का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0। क्योंकि अगर आपका टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन जब बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। तो अगर आपको 0 टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी 0 टाइम पे ही लेंगे। तो R0 बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू A। बोलो, अगर मैं उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t, है ना, इसको हम RT कहते हैं। तो रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, लेकिन A का कॉन्सेंट्रेशन टाइम t के साथ चेंज कर जाएगा, है ना। तो A का कॉन्सेंट्रेशन टाइम t के साथ चेंज करेगा, इसलिए तो रेट बदल रहा है, क्योंकि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन जब बदला है तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम t पे कितना हो जाएगा? K इंटू A माइनस एक्स। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है। बस हम यहाँ पे यही सीखे कि आपको जिस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए कॉन्सेंट्रेशन भी उसी टाइम पे लेंगे। अगर आपको 0 टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी 0 टाइम पे लेंगे। अगर आपको t टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी t टाइम पे लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। मतलब 0 टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, टाइम t पे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा। मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। अब देखो तो यार, अब देखो तो मान लेते हैं कहीं पे अगर ऐसा बोलता है, देखो मैं बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में
कि देखो पहले क्या था, तो टाइम 0 पे सिर्फ ए रहा होगा, मानते हैं प्रोडक्ट भी है और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो टाइम 0 पे सिर्फ ए रहा होगा और ए मैक्सिमम रहा होगा, और बी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे ए की कॉन्सेंट्रेशन घटे होंगे, तो बताए थे ये कॉन्सेंट्रेशन है और एक टाइम है, तो टाइम जीरो पे जिसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहा होगा वो रिएक्टेंट रहा होगा, और टाइम 0 पे जिसका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 रहा होगा वो प्रोडक्ट रहा होगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, बताए थे, और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। मतलब ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है और ये बी का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो बताया गया कि टाइम 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम और टाइम 0 पे बी का कॉन्सेंट्रेशन 0। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 0 इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट है, और टाइम 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम इसलिए क्योंकि वो रिएक्टेंट है। तो धीरे धीरे ए का कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू होगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा, है ना। तब आपसे बोलता कि अब देखो तो ये पॉइंट क्या है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है तो बोलता है कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है वहां पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बताओ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बताओ। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, और इस पॉइंट पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है तो किस कॉन्सेंट्रेशन पे ए और बी आकर इक्वल होंगे, सोचो। तो देखो तो इस पॉइंट तक आने से, इस पॉइंट तक आने के लिए कुछ ए भी खर्च हुए होंगे और कुछ बी भी बने होंगे, और ए कितना खर्च हुए बी कितना बना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब इस पॉइंट पे आया है तो ए और बी इक्वल हो चुका है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुका है, लेकिन इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक आने के लिए कुछ ए को भी खर्च होना पड़ा होगा और कुछ बी को भी बनना पड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक आने के लिए, तो पहले कितना था, ये ए था, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक आने के लिए इसको एक्स खर्च होना पड़ा, तो कितना बना होगा, ये एक्स बना होगा। और इस पॉइंट पे मान लेते हैं टी टाइम पे यहां पहुंचा, तो टी टाइम पे कितना रहा होगा, ए माइनस एक्स, और ये कितना रहा होगा, प्लस एक्स। और जब ये टी टाइम पे पहुंचा तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। मतलब टी टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहा होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे पूछ रहा है। तो क्या हो गया होगा, ए माइनस एक्स और इसका कितना एक्स, तो कितना हो जाएगा, ए बराबर ट्वाइस एक्स, तो एक्स बराबर ए बाई, तो यहाँ पे टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था, ए माइनस एक्स, ए माइनस ए बाई 2, मतलब ए बाई 2, और बी कितना था, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ऐसा नहीं जी कि सेकेंड हो थर्ड हो कुछ हो सब में ए बाई 2 ए पे जाके इक्वल होगा, गलत है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो इस पॉइंट पे ए का कॉन्सेंट्रेशन भी ए बाई 2 और बी का भी कॉन्सेंट्रेशन ए बाई 2 जब होगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। समझ रहे बातों को, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि टाइम बदलने के साथ कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, टाइम बदलने के साथ कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है घट रहा है, तो जिस बताए थे इस पॉइंट पे आने के बाद कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे आने के बाद इक्वल हो जाएगा। तो किस कॉन्सेंट्रेशन पे आने के बाद इक्वल हो, मतलब इस पॉइंट पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुका है, तो इस पॉइंट पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुका है, लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले कुछ ए को भी खर्च होना पड़ा और कुछ बी को भी खर्च होना पड़ा, सॉरी कुछ बी को बनना पड़ा। तो मान लीजिए ए को एक्स खर्च होना पड़ा तो बी एक्स बना। चलो इसको लिखो, तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है।
लिखेंगे इसको। देखो बच्चों, हम लिखे नेक्स्ट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो पहले बातों को समझिए कि काइनेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है ना। एक काइनेटिक इक्वेशन देखो ड्राइव कर लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। और ये अक्सर 12th में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन 5 नंबर का। तो आप इसका डेरिवेशन भी याद रखेंगे तो काम ही करेगा 12th में आपको, चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई देखिएगा सिलेबस, जब आपके क्वेश्चन बैंक होंगे ना उसमें हमेशा इसका पूछा जाता है डेरिवेशन। मैं आपको डेरिवेशन भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो काइनेटिक का मतलब मोशन है ना। हम बताए थे कि जो फिजिक्स का काइनेमेटिक्स है और जो केमिस्ट्री का काइनेटिक्स है, तो दोनों में एक ही समानता है। तो जो फिजिक्स के काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो वहां जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं मतलब वहां पे टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज होता है। क्या होता है? टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज होता है। तो वहां पे टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज होता था, यहाँ पे टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है। वहां पे क्या होता था? टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज होता था, यहाँ पे टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है। क्या बताए थे? यहाँ पे टाइम टू टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। तो सोचो तो काइनेटिक इक्वेशन का काम क्या है। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए से पी, पहले इसका मतलब समझिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो मान लेते हैं कि टाइम 0 पे इसका 2 m मतलब 2 मोल पर लीटर लेकर रिएक्शन कराना स्टार्ट किए, और आपसे अगर पूछ दे कि 5 मिनट के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, तो आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हम बिहारी हैं तो हम तो कुछ भी बता सकते हैं, है ना। से मान लेते हैं कि आपका रूम पार्टनर या आपका कोई दोस्त 500 रुपया लेकर मार्केट करने गया, ठीक है, और 500 रुपया लेकर मार्केटिंग करने गया, और वो आपसे 1 घंटा बाद कॉल करके पूछता है कि बताओ भाई अभी मेरे पास कितना पैसा बच गया है। तो अगर आपसे 1 घंटा बाद अगर कॉल करके अगर आपसे एक पूछे कि बताओ भाई मेरे पास कितना पैसा बच गया, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम थेथराई जरूर कर सकते हैं, अरे यार तू तो सब पैसा बचेले होगा, तो खर्चा कब से करने लगा, तू तो कभी खर्चा करता नहीं है। तो दिस इज इट इज मतलब एक प्रकार का क्या थेथराई है, तो आप एक्चुअली नहीं बता सकते हैं। तो वही बात है कि अगर मान लेते कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना, और अब इसको हम 2m लेकर कराना शुरू किए, और आपसे पूछा जाता कि 5 मिनट के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ रिएक्टेंट का, और 5 मिनट बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, हम क्या कर सकते हैं? नहीं बता सकते। तो एक काइनेटिक इक्वेशन का काम होगा कि डिफरेंट टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना, एक काइनेटिक इक्वेशन का काम होगा। से अगर आपको कोई बोल देगा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, अगर कहीं पे अगर आपको बोल देगा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और बोलता कि 20 मिनट बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो अगर आपसे 20 मिनट बाद अगर जैसे आपको बोला कि टाइम 20 मिनट के बाद आपसे रिएक्टेंट का क्या पूछा जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे बोला जाएगा कि 20 मिनट बाद अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो आपको समझ जाना है कि 20 मिनट बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक इक्वेशन है। मतलब काइनेटिक इक्वेशन का काम ही है कि टाइम अलग अलग टाइम पे हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकें। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं जी, फार्मूला याद है, लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं, उनको कोई समझ नहीं है, बस फार्मूला रट चुके हैं। मतलब काइनेटिक इक्वेशन का मुझे एप्लीकेशन पता होना चाहिए, हम काइनेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे क्यों।
तो अगर कोई बोलेगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो 30 मिनट बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो जैसे बोला कि 30 मिनट बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो जैसे बोला कि 30 मिनट बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो समझ जाना है कि वो क्या पूछ रहा है, काइनेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन पूछ रहा है। मतलब काइनेटिक इक्वेशन का काम है कि ये बताना कि जब टाइम बदलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं। चलो, ये तो काइनेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन हो गया। हम इसको डिराइव कैसे करते हैं। अब सोचो कि इसमें वेरिएबल कौन है। तो मान लेते थे कि अगर हम ऐसे लेते थे कि यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वेरिएबल है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों वेरिएबल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। हम लोग पढ़े हैं कि जब टाइम बदलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टाइम 0 पे ए था। अब कुछ देर तक ए खर्च हुआ तो -x, तो टाइम टी पे कितना हो गया ये a - x और +x। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए वैरी कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए वैरी कर रहा है क्योंकि आपका टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अब देखो, इसको डिराइव करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो किसी भी ऑर्डर का अगर काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करना हो, किसी भी ऑर्डर का, वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही बदलेगा और कॉन्सेंट्रेशन से ही बदलेगा। मतलब अगर मैं आपको बताता हूं कि डेरिवेशन कैसे करना है, और हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग डेरिवेशन 12th के लिए बता देते हैं कि अगर किसी भी ऑर्डर का अगर काइनेटिक इक्वेशन को अगर डिराइव करना हो तो सबसे पहला काम क्या करो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो टाइम टी पे। क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो टाइम टी पे। जब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम टी पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो k * a - x है ना। यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x। इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है, x हो रहा है, इसको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर k * a - x। तो इसको क्या करें, इसको इधर ले आते हैं, dx a - x बराबर k dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln a - x बराबर kt + c, माइनस हो जाएगा है ना, माइनस का माइनस चला गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, पहला काम एकदम सो सिंपल है, इसका डेरिवेशन भी सो सिंपल है। पहला काम क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। आपको जिस ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन चाहिए, तो आपको जिस ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन चाहिए, तो पहला काम हम उस ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे टाइम टी पे। पहले मैं बताता हूँ फिर क्यों लिखेंगे ये भी बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम के टर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। मैथ वाले खूब समझते हो, बायो वाले भी समझने का प्रयास करो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और मुझे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करना होगा, है ना। पहला काम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद उसको dx/dt में लिखेंगे। dx/dt में लिख देने के बाद उसको हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो c आएगा, इस c को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब मुझे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, y इनिशियल कंडीशन। अब मुझे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब क्या है, जब हम रिएक्शन कराना स्टार्ट किए थे तो टाइम 0, तो जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट किए होंगे उसमें तो खर्च रहा नहीं होगा, मतलब x 0 रहा होगा। तो t 0 तो x 0, यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -ln, यहाँ 0 हो जाएगा बराबर k * 0 + c। c बराबर क्या आ गया, -ln। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस c का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो -ln a - x
बराबर के टी माइनस एल एन, इधर आ जाएगा तो प्लस एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस बी एल एन ए बाई बी 1 बाई टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। घबराना नहीं है, सब एक एक बात पे चर्चा होगा। देखो यार, पहला बात तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए, है ना। आपको डेरिवेशन के लिए करना क्या है, तो पहला काम तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है टाइम टी पे, है ना। जब रेट ऑफ रिएक्शन आप टाइम टी पे लिख लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे, dx बाई dt में तोड़ दो। पहले मैं बता दे रहा हूं, आप इसको भी याद कर लो कि अगर किसी ऑर्डर का अगर किसी ऑर्डर का अगर काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन चाहिए तो पहले आप क्या करोगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे टाइम टी पे। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद उसको dx बाई dt में तोड़ोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करोगे कैसे, इनिशियल कंडीशन से। उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करोगे कैसे, इनिशियल कंडीशन से। और उसके बाद क्या करोगे, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू आएगा उसको पुट कर दोगे, है ना। इसको आप लोग लिखते हैं थोड़ा देर। अब देखो तो हम लोग जो यहां से निकाले हैं, क्या है, k बराबर 1 बाई टी एल एन, क्या लिखे हम लोग, k बराबर 1 बाई टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। ये e का बेस है ना। तो अगर 10 के बेस पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ठीक है। 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि ई से अगर 10 के बेस पे आना था तो यहाँ पे ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी क्या है, टाइम टेकन, के क्या है, ठीक है बच्चों। तो जहां के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब जो ई का बेस था तो उस ई से 10 के बेस पर आने के लिए, उस ई से 10 के बेस पर आने के लिए हमने क्या करा, तो एल को लॉग में बताए हैं, लिख दिए, ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट है। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग इसके आगे इस पे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।